हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोज। ठीक है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कैसे हैं और दुश्मन कैसे हैं। तो देखते हैं। तो हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को देख सकते हैं, पर हमारे सराउंडिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हम लोग अपने नेकेड आइज से, मतलब अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग उनको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप्स की मदद से। माइक्रोस्कोप्स की मदद से हम लोग उनको आसानी से देख सकते हैं। ये दे दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर, हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग अपने नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, पर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और इनकी पढ़ाई को, इनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस हो सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जैसे हो गए, उसमें आ गए बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआज एंड एल्गी। ठीक है। ये और ये कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारा मदद करते हैं, हमें ये हेल्प करते हैं। पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम लोग उनको हमारे दुश्मन बोलते हैं। ठीक है। अब जो डिस्कवरी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो किया था एंटोन वेन लिएवेनहॉक ने। ठीक है, उन्हें नहीं किया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। पर आज के दिनों में हम लोग मॉडर्न माइक्रोस्कोप और न्यू टेक्निक्स के मदद से बहुत कुछ जान सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम लोग को कैसे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। ये लोग मिलियंस ऑफ द ईयर से रह रहे हैं। जब इंसान भी नहीं थे, तब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और सम एल्गीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को चार्ट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वायरसेस यूनिक क्यों होते हैं। वायरसेस इसलिए यूनिक होते हैं क्योंकि वो लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो लोग का कैरेक्टरिस्टिक बोथ होता है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी। मतलब वो लिविंग थिंग की तरह भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग के भी तरह रहते हैं। जब वो लोग किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, किसी प्लांट या एनिमल के, तो वो लोग बिहेव ऐसे करते हैं कि वो लोग नॉन लिविंग थिंग हैं। ठीक है, बिहेव ऐसे करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है। हम लोग उनको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सॉल्ट और शुगर है। ठीक है, पर जब वो लोग किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी सुटेबल प्लांट और एनिमल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का दिखाते हैं। वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब और वायरसेस को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर जगह पे हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, हर जगह, ठंडे से ठंडे जगहों पे, आइस कोल्ड वाटर में भी, हॉट ये स्प्रिंग वाटर में भी, ड्राई एरिया में, मैर्शी एरिया में, ये सैलाइन एरिया में, हर जगह मिलते हैं। ये हम लोग को सम ऑफ देम, और सब कुछ को तो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, पर कुछ को तो वो भी नहीं चाहिए होती, वो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रोथ कर लेते हैं। ये सब हम लोग को मिट्टी में मिल जाते हैं। ये हम लोग को ओशन फील्ड में मिल जाते हैं, हाई इन दी एटमोसफेयर मिल जाते, इनसाइड दी रॉक मिल जाते, अर्थ क्रस्ट के। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में भी, ह्यूमन बॉडी में भी मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के बॉडी में हो गया, एनिमल्स के बॉडी में हो गया, प्लांट्स के बॉडी में हो गया। हमारे ये मुंह में मिलते हैं,
मुंह में मिलते हैं, थ्रस्ट मिलते हैं, नोज में मिलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह ही मिलते हैं। अब यहाँ पे डोयोनो दिया हुआ है, एक एक्सटर्मोफाइल का माइक्रो नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्सटर्मोफाइल्स। ये अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया हुआ है कि ये किस ऐसा क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, मर जाएंगे वो लोग। ठीक है, और जो हाइपोथर्मोफाइल्स होता है वो लोग, वो चाहे तो 80 डिग्री सेल्सियस टू ये 122 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर भी अपना लिक्विड फॉर्म को छोड़ के गैस फॉर्म में बन जाता है। हाइपोलिड्स लीव मतलब ये रहते हैं इनसाइड द रॉक इन कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, और क्राइटोफाइल्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम के टेम्परेचर में। ठीक है, ये कोल्ड सॉइल्स, पोलर आइस, कोल्ड ओशन वाटर, ऐसे जगहों पे आराम से सरवाइव कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ठंडी जगहों पे सरवाइव कर सकते हैं। अब है यहाँ पे हम लोगों का, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब है हमारा यहाँ पे रोल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, ये हमारे बॉडी का बायो जियो केमिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये दे आर यूजफुल एंड बेनिफिट फॉर मैनकाइंड। ये यूजफुल होते हैं मैनकाइंड के लिए और बहुत बेनिफिट होते हैं बहुत सारे वेज में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज छूट गया हम लोग का, दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया तो ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब वो ख़त्म कर देते हैं उसको। ठीक है, पर कुछ हम लोगों के खाने को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं हमारे खाने को, और हम लोग को डिजीज भी कॉज करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में कितना कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलता है। अब यहाँ पे है माइक्रो बायो पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है, हाउस है। ठीक है, दे आर हाउ एवर कीप्ड इन बैलेंस एंड आर यूजली हार्मलेस। ठीक है, वो यूजली हार्मलेस रहते हैं। जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो ज़्यादातर हार्मलेस रहते हैं, मतलब हमारा बॉडी में कोई हार्म नहीं पहुंचाते वो लोग। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे फॉर्म एन इनिशियल सिस्टम दैट हेल्प आवर बॉडी, ये एक इनिशियल सिस्टम को फॉर्म करते हैं जो हमारा बॉडी को हेल्प करता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं यूज इन फूड आइटम, फूड आइटम में भी इनका यूज होता है। लैक्टोबाइसिलस एक बैक्टीरिया है जिसका यूज होता है कर्ड बनाने में। ठीक है, एक फेवलेवर कंडीशन पे हम लोग जब मिल्क को रख देते हैं तो ये लैक्टोबाइसिलस क्या करता है, मिल्क में इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। हाँ, ये मिल्क में अपने आप को रिप्रोडक्शन करता है, अपना मल्टीप्लाई, और अपने लैक्टोबाइसिलस को पैदा करता है और मिल्क को ये कर्ड बना देता है। सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज, और कुछ बैक्टीरिया और फंगी के मदद से हम लोग चीज भी बनाते हैं। अब ये बेकरी, ये देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो
फंगी होता है लाइक ईस्ट, इसका यूज होता है, ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका यूज हम लोग ये ढोसाज ढोसाज इडली का डो बनाने में करते हैं, जिससे वो सब फ्लफी और सॉफ्ट बन जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि जो डोसा और इडली का जो बैटर होता है उसको हम लोग थोड़ा देर छोड़ देते हैं, इसीलिए छोड़ देते हैं कि उसमें ईस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई करे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, जिससे जो बैटर है वो फ्लफी और सॉफ्ट बन जाए। इसीलिए इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब है हम लोग का अल्कोहल बेवरेजेस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग अल्कोहल, वाइन, ये एसिडिक एसिड भी बना सकते हैं। फंगी लाइक ईस्ट वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, जो फ्रूट में जो नेचुरल शुगर फ्रूट में ये प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करके वो अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, और ये अल्कोहल दिस अल्कोहल इज देन यूज टू मेक अल्कोहल बेवरेजेस। ठीक है, इसका यूज होता है और अल्कोहल की चीज़ मतलब अल्कोहल की चीज़ें बनाने, जैसे दवाइयाँ बनाने में अल्कोहल का यूज़ होता है वाइन बनाने में, तो ये सब के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। एसिडिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाई सिमिलर प्रोसेस। यही प्रोसेस है हम लोग विनेगर को भी पाते हैं। अब ये एक्टिविटी में हम लोग कुछ नहीं बता कर रहा है कहने के लिए, हम लोग को बस बता रहे हैं कर्ड कौन फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इसमें, जो मोस्ट ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मैक्सिमम ग्रोथ वाला टेम्परेचर होता है, मतलब लैक्टोबाइसिलस का मान लीजिए, वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नाले को साफ करने में कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये कुछ बैक्टीरिया का यूज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, सीवेज का, नालों का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो एजमेंटेशन। अब इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, इनका इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन हेल्थ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखता है इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में सम एनिमल्स के, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, ये हेल्प करते हैं उनको डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ये वॉबल मूवमेंट में मदद करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए होते हैं। ये एक टाइप के केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं कि ये किल कर देते हैं, मार देते हैं, इनहेबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस को। ठीक है, मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है। ये क्या करते हैं कि उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेंसुलिन इज एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है, फंगी से ये निकाला जाता है, फंगी से ये बनाया जाता है। ये फंगी का नाम है पेंसुलिन नोटेटियम। ठीक है, और भी यहाँ पे दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स का नाम। ठीक है, देख सकते हैं जो ऑब्टेंड किए जाते हैं फंगी से और बैक्टीरिया से। अब ठीक है,
तो एंटीबायोटिक बहुत ही एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबिक डिजीजेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को डिजीजेस हुआ उस सबको ठीक करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे हो गया ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, ठीक है। पर इसको लेना, एंटीबायोटिक्स भी हार्मफुल होता है। जब हम उसको ज़्यादा ले लेंगे तो वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी मार देता है, जो उससे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा इसको हमें लेना हो चाहिए एट द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के एडवाइस पे लेना चाहिए, ठीक है। और एंड दैट, और जितना प्रिस्क्राइब डोज दिया हुआ है उतना ही लेना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा उससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए प्रिस्क्राइब डोज से। एंड फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, और जितना ड्यूरेशन के लिए दिया गया है उतना ही ड्यूरेशन तक लेना चाहिए। और हम लोग जब इस प्रिस्क्राइब डोज जो हम लोग को दिया है उसको हम लोग कंप्लीट करने बिना ही आधा ही पे छोड़ देंगे, ठीक है, आधा ही पे छोड़ देंगे, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर में हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे कोई डोज देता है हम लोग को, तो हम लोग 2 दिन ही खाएं, हम लोग 3 दिन का 4 दिन का डोज है, तो हम लोग 2 दिन खाए तो हम लोग ठीक हो गए, और हम लोग उसके बाद लेना बंद कर दिए। तो ऐसे करने से है ना, फ्यूचर में हमें ये क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग को ये दिया एंटीबायोटिक दिया वो इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अपना डोज को पूरा करना चाहिए, और ये हमारे को ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूज़फुल बैक्टीरिया बॉडी के भी मार देते हैं, ठीक है। जितना बोला जाए उतना ही लेना चाहिए, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह पे लेना चाहिए, एडवाइस पे, ठीक है। अब ये जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस इंटर करती हैं हमारे बॉडी में, तो हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो उनसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। देश, और वो प्रोड्यूस करते हैं एंटी बॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, लड़ते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं डिजीजिंग कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, हम इस प्रोसेस के बाद जो बॉडी होता है, जैसे एक ही टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मतलब एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स उसको हटा दिया, ठीक है, हम लोग ठीक हो गए। फिर बाद में वही सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर फिर इंटर करता है, तो हमारा जो ये होता है, हम लोग हमारा बॉडी उसको ऑर्गेनाइज मोर फास्टली कर लेता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिनिटी मतलब हमारा बॉडी उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, क्योंकि वैसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ वो पहले भी लड़ाई किया है, ठीक है। तो वो हमारा बॉडी समझ जाता है कि वही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आया है, और वो ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिनिटी। और उसके बाद इज देयर फॉर नेचुरल एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव, हाँ, और ये क्या बोलते हैं, ह्यूमिनिटी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी डिफीट होता है। अब हम लोग ह्यूमिनिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं, वैक्सीनेशन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वैक्सीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हम लोग इम्यूनिटी को अपना बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस करता है ऐसा, ये वैक्सीन क्या करता है, जैसे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो वो क्या, उसमें क्या होता है, एक मरा हुआ या एक मरा हुआ या बहुत वीक ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे हम लोग हमारा ये एंटीबायोटिक्स फाइट करता है और उसको डिफीट कर देता है। उसके बाद फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर गया, तो इम्यूनिटी उसको पहचान लेता है, क्योंकि पहले वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो लड़ चुका है जो किल्ड था या बहुत वीक था, ठीक है। तो ये एक वे है जिससे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ड्यूनो है,
देखते हैं। जो एडवर्ड जेनर थे वो एक इंग्लिश डॉक्टर थे। तो उन्होंने ही वैक्सीनेशन का प्रोसेस को खोजा था, डिस्कवर किया था 1796 में। उस समय लोगों को ये काउफॉक्स हो रहा था, ठीक है, काउफॉक्स हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा देखा कि जो इन बच्चों को या आदमी को काउफॉक्स हो रहा था, वो है ना, उनको स्मॉल फॉक्स नहीं हो रहा था, ठीक है। और उस समय स्मॉल फॉक्स बहुत ही भयंकर बीमारी थी, ठीक है। तो उन्होंने काउफॉक्स का एक मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिया था, और वही वो वैक्सीन के द्वारा ये वैक्सीनेट कर रहे थे लोगों को, कि लोगों को स्मॉल फॉक्स ना हो, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, some bacteria and blue green algae are able to fix atmospheric ये nitrogen into usually form of sugar of nitrogen, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि जैसे रिजोबियम होता है, वो क्या करता है कि क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके ये मिट्टी में डाल देता है, मिट्टी में डाल देता है, क्योंकि मिट्टी में रहता है, ल्यूमिनियस प्लांट में रहता है, ठीक है, रूट में उसके। तो मिट्टी में जा जाता है, जिससे मिट्टी वो फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के तरह भी काम करते हैं, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रोबायोटिक्स भी वही होता है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोबायोटिक्स भी वही होता है, प्रोबायोटिक्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ये भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, पर ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। ये हम लोगों को भी लेना चाहिए किसी से पूछ के, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ के। ये डायरिया जैसी बीमारी में बहुत मदद करते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसम ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मिथनॉल, ठीक है। इन बायो रिएक्शन क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल शुगर को कन्वर्ट करके ये अल्कोहल बना देते हैं, जिससे ही हम लोग मिथनॉल भी बनाते हैं, ठीक है। जो इथेनॉल इथेनॉल और मीथेनल जो होते हैं, वो आर यूज एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, फ्यूल को बनाने में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। तो सपोज कोई प्लांट और एनिमल मर जाता है, तो वो अपना बॉडी को छोड़ के चला जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके बॉडी को डिस्पोज करते हैं, उसके बॉडी को खाना शुरू करते हैं, और धीरे 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 वो उसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, दे खत्म कर देते हैं, डिस्पोज एवरीवन एंड कन्वर्ट ऑल ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और कार्बन ऑर्गेनिक मेटल को कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में। दिस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा बिकम अ पार्ट ऑफ दी सॉइल, सॉइल में वो डाल देते हैं। क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं कि जो प्लांट और एनिमल मर गए, वो उनके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, और ये वो उसको सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है, सॉइल में डाल देते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स को, जिससे सॉइल क्या बोलते हैं, फर्टाइल हो जाती है। दिस प्रोसेस इवनली ये न्यूट्रिएंट्स बैक टू दी, हाँ, और ये क्या करता है, जहाँ से उस एनिमल ने न्यूट्रिएंट्स लिया है, मतलब जहाँ से उसने न्यूट्रिएंट्स लिया है, वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिएंट्स को वापस कर देते हैं, ठीक है। और ये इससे मिट्टी भी फर्टाइल होती है और प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन कैसे हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बहुत वेज में। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होते हैं हमारा ये पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कर देते हैं हमारे बॉडी में। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस। ये क्या करते हैं? दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये बीमार कर देते हैं इंसानों, जानवरों को, पौधों को। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को सड़ा देते हैं। सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लॉथ्स। ये लेदर और क्लॉथ्स में भी ग्रो कर देते हैं, जिससे जो लेदर और क्लॉथ की क्वालिटी है उसको अफेक्ट कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं लेदर और क्लॉथ को। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रोन ऑन ये फूड पार्टिकल्स में भी ग्रो करते हैं दैट मे गेट। ठीक है, जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फूड पार्टिकल्स में ग्रो करते हैं, तो वो फूड ये हम लोग खा लेते हैं, तो जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस बाय, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे टूथ के इनेमल को कमज़ोर कर देते हैं एंड काउज कैविटी हो जाता है हम लोगों को। इसीलिए मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज़ में भी प्रेजेंट रहते हैं, पानी में भी प्रेजेंट रहते हैं एंड डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं पानी में से, जिससे पानी में रहने वाले एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पानी में रहने वाले एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हमें डिजीज होता है, तो हम अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, पर कुछ कुछ तो हमारे बॉडी के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ के जाते, कोई भी इफेक्ट नहीं हमारा बॉडी को पड़ता, पर कुछ कुछ अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे बॉडी में, और वो रिलीज करते हैं कुछ हार्मफुल मटेरियल्स लाइक टॉक्सिन जहर हमारे बॉडी में रिलीज कर देते हैं, और ये टॉक्सिन हमारे बॉडी में डिजीज कर देती है, हम लोग बीमार हो जाते, इफेक्ट हो जाता है हमारा बॉडी। और उसके बाद डिजीज जो एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में फैल सकता है उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकता है। कैसे कैसे फैल सकता है? थ्रू एयर, वाटर, फूड। जैसे कोई एयर में छींक दिया कोई इन्फेक्टेड इंसान, तो और दूसरा आदमी वो इनहेल कर दिया, तो उससे फैल सकता है। कोई किसी का जूठा पानी पी लिया, खाना खा लिया, फिजिकल कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, तो इस सब से फैल सकता है। और उसके बाद इन डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। ठीक है, ये जैसे डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सब फैल सकता है खांसने छींकने से ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है एयर के थ्रू। ठीक है, और ये सब एक हेल्दी आदमी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये खांसना छींकना क्या बोल सकते हैं, एक हेल्दी आदमी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग खराब खाना खा लिए, कंजप्ट के लिए खराब खाना है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट करेगा, डिजीज़ हो जाएगा हम लोग को, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ऐसे डिजीज़ हम लोगों को देखने मिलेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट भी हम लोग को डिजीज़ पहुंचा सकते हैं, वेरियस डिजीज़ हम लोग को कर सकते हैं। जैसे मलेरिया होता है मच्छर से, हम लोग को मलेरिया होता है फीमेल एनोफाइल मॉस्किटो से, डेंगू एडीज मच्छर से होता है हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को डिजीज़ इंसेक्ट भी पहुंचा सकते हैं। अब डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड congestion can spread through directly on
हाँ, ये जो कॉमन कोल्ड होता है, ये सब क्या होता है, ये डायरेक्टली भी स्प्रेड कर सकता है और इनडायरेक्टली भी स्प्रेड कर सकता है, जब हम लोग किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिजीज हम लोगों को कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआस। ठीक है, ये यहाँ पर से आप टेबल देख लीजिएगा, ये टेबल आते ही एग्जाम में आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मोड ऑफ, अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पाइथोजेंस। पाइथोजेंस का जो ये होता है, मतलब हम लोग को कहाँ कहाँ से बैक्टीरिया ये डिजीज फैल सकता है, तो एयर से फैल सकता है, वाटर से फैल सकता है, सॉइल से फैल सकता है और एनिमल से फैल सकता है। एयर से हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है और स्वाइन फ्लू हो सकता है। वाटर, खराब पानी पियेंगे, थाइफाइड हो जाएगा, कोरोरेरा हो जाएगा, या ऐसा बीमारी हो जाएगा। सॉइल से टेटनस हो सकता है और एनिमल से रेबीज और मलेरिया हो सकता है। अब हम लोग ये सब डिजीज से बच कैसे सकते हैं, तो ये सब डिजीज से हम लोग वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग पोलियोज, मीमोज और टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मॉस्क्यूटो जो आते हैं, मॉस्क्यूटो नेट्स आते हैं, और कंट्रोल करेंगे हम लोग पॉपुलेशन ऑफ मॉस्क्यूटो के, तो हम लोग मलेरिया और डेंगू से बच जाएंगे। हाई ये अच्छा पानी पियेंगे, साफ खाना पानी करेंगे, मतलब सही पानी, साफ पानी पियेंगे। ठीक है, खराब पानी नहीं पियेंगे तो हम लोगों को क्लोरेला नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग अपने आप को मेंटेन करेंगे, पर्सनल हाइजीनिक को मेंटेन करेगा तो हम लोग को रिंग बोर्न और एथलीट फूड नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ डिजीज हैं जो कॉज होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एनिमल में कैसे डिजीज काउज कर देता है, तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा बढ़कर कर देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो काउज डिजीज इन एनिमल, एनिमल में भी काउज कर देता है डिजीज। ठीक है, हाँ, हमने रेबीज़ के बारे में सुना होगा, जो डिजीज़ होता है जो अफेक्ट करता है एनिमल्स लाइक डॉग को। और ये क्या बोलते हैं, माउथ एंड फूट एंड माउथ डिजीज़ जो अफेक्ट करता है कैटल्स को। कैटल हो गया, गाय भैंस। ठीक है, सच डिजीज में अफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, ये डोमेस्टिक एनिमल्स को ये क्या बोलते हैं अफेक्ट कर सकता है ये सब बीमारी। और पेट एंड ह्यूमन बींग्स को भी ये सब इफ़ेक्ट कर सकता है जब वो कांटेक्ट में आ जाएंगे बीमार एनिमल्स के। ठीक है, जैसे कोई बीमार एनिमल है, जैसे किसी मंकी को ये क्या बोल सकते हैं, मंकी को नहीं, कैटल को फूट एंड माउथ डिजीज हुआ है। ठीक है, तो हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम लोग को भी वो सब होने का चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काउज डिजीज लिखा हुआ है, और एनिमल में जिसमें होता है ये लिखा हुआ है। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज का नाम है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कैटल्स में होता है। फूट एंड माउथ डिजीज जो वायरस की वजह से कैटल्स में होता है। रेबीज होता है बंदरों और कुत्तों में, ये वायरस की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कैटल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। रिंगवॉर्म होता है फंगी की वजह से, ये भी कैटल एंड पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। एस्परगेलस होता है फंगी की वजह से, जो पोल्ट्रीज में होता है। और कैनाइन डिस्टेंपल होता है वायरस की वजह से डॉग में। ठीक है, जिसमें उनके कैनाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन प्लांट। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट को भी डिजीज काउज करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखा होगा कि कुछ प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं, कुछ प्लांट्स एंड जो कुछ प्लांट्स और ये होते हैं प्लांट्स और ट्री, उनके फ्रूट भी ये क्या बोलते हैं
एब नॉर्मल होते हैं, मतलब वो देखेंगे हम लोग पीला हो जाएगा, उसमें कुछ धब्बा धब्बा हो जाएगा, ऐसे हो जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो सब प्लांट्स इफेक्टेड होते हैं पाइथोजेन से। ठीक है। मोस्ट प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर्ड क्रॉप, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से जो क्रॉप का मतलब क्रॉप जो हम लोग को मिलता है उसका लेवल भी कम कर देते हैं। मतलब जितना क्रॉप हमें जरूरत होता है उससे क्रॉप कम उगती है, क्योंकि ये प्लांट्स में तो ये डिजीज फैल गई है तो कैसे उगेगी। ठीक है। तो ये क्रॉप्स को भी कम कर देती है। ठीक है। तो दी आयरनिस फैमिन इन 1740 to 41। ठीक है। ये ईयरलैंड में भुखमरी हो गई थी 1740 से 1740 से 41 तक भुखमरी हो गई थी। क्या हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से वहाँ की पोटैटो क्रॉप्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ठीक है। पोटैटो क्रॉप्स में लाइट ब्लाइंग नाम की एक डिजीज हो गई थी जो फंगस के वजह से हुई थी, जिससे वहाँ पे भुखमरी हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था। अब यहाँ पे कुछ डिजीज लिखा हुआ है जो प्लांट्स में होता है, सम कॉमन डिजीज जो प्लांट्स में होता है। और ये डिजीज और किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से वो डिजीज होता है तो देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया वायरस। वायरस की वजह से होता है टोबैको मोसेस वायरस, जो होता है वायरस की वजह से। उसके बाद कैटरस कैनार होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। और ये फंगस की वजह से रस्क ऑफ व्हीट हो जाता है, फंगस की वजह से स्मोट ऑफ राइस हो जाता है, और फंगस की वजह से ही रेड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन होता है। देख सकते हैं ऐसे टाइप के कुछ हो जाते हैं हमारे फ्रूट्स। अब हमारा फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग से लेके इसका लास्ट तक हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही। ये मुझे आशा है कि आपको पार्ट 1 में मैंने जहाँ तक समझाया तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।